वेलकम टू माय चैनल यूनिक स्टडी हब बाय नेहा। तो गाइस, टेट एग्ज़ाम स्टडी पर मैं आपको करवा रही हूँ हिस्ट्री एसएसटी में। तो आज मैं जो है स्टार्ट कर रही हूँ अपने न्यू चैनल पर, और न्यू जो है इसका एक पार्ट है पॉलिटिक्स साइंस, तो वो मैं आपको आज से स्टार्ट करवा रही हूँ। तो ये हमारी फर्स्ट क्लास रहेगी और ये एमपी टेट वर्क 2 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में कहीं भी अगर आपको लगता है कि एसएसटी का सेक्शन आना है कहीं भी जीएस में या मेन सब्जेक्ट है, तो वहाँ पर भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो को मैक्सिमम लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो हम अपनी स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, चलिए। राजनीतिक शास्त्र जो हमारा एक सब्जेक्ट है, लेकिन उससे पहले भी एक जानना ज़रूरी हो जाता है कि राजनीति का क्या मतलब होता है। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे कि राजनीतिक शास्त्र क्या होता है। ठीक है, इसमें राजनीतिक गतिविधियों का क्रमबद्ध और वैज्ञानिक ढंग से क्या किया जाता है अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक गतिविधियों का क्रमबद्ध व वैज्ञानिक ढंग से क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है राजनीतिक शास्त्र में। अब राजनीतिक शास्त्र के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, जो आपका सब्जेक्ट है। लेकिन उसमें जो राजनीति है उसका क्या मतलब है? राजनीति का मतलब है कि राजनीति शास्त्र का जो पिता है, उसका जो पिता है यूनानी विद्वान जो है अरस्तु का को कहा जाता है। राजनीतिक शास्त्र जो पॉलिटिक्स साइंस हैं, उनके जो पिता जो जिनको कहा जाता वो है एक यूनानी विद्वान। और इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, उसमें बताया था द पॉलिटिक्स में पहली बार इन्होंने अपनी राजनीतिक शब्द का क्या किया था? प्रयोग किया था। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो सब्जेक्ट का आपको पूरा जो है डीप नॉलेज होना चाहिए। अब बात करेंगे हम राजनीति की कि राजनीति क्या होता है। ठीक है, तो राजनीति शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी यूनानी भाषा के पोलिस नामक शब्द से हुई थी। किस शब्द से हुई थी? पोलिस नामक शब्द से हुई थी, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है नगर राज्य। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। राज्य की गतिविधि को सुचारू रूप से चलाने के लिए ना हम राजनीतिक जो है प्रयोग होती है। जितनी भी राज्य में जितनी भी प्रकार की आपको गतिविधियां दिखती हैं, चाहे आपका राज्य हो चाहे मेरा राज्य हो, उसमें कितनी भी गतिविधियां हैं, कितनी भी उनको सुचारू रूप से जैसे कि वो चल रही हैं नहीं चल रही हैं, तो इसके लिए हम जो है ना राजनीति शब्द का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। अब जो राजनीति का एक और अर्थ भी है शासन करने की नीति। क्या है? शासन करने की नीति। तो फिर कितनी नीतियां हैं और कितनी प्रणालियां हैं, तो ये चीज़ भी आपको क्या है? पता होनी चाहिए। चलिए, वीडियो अब जो है ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। वीडियो को मैक्सिमम लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि नया चैनल है तो आपका सपोर्ट तो बनता ही है। तो राजनीति राजनीति को हम बांटते हैं इनकी दो प्रणालियों में। एक तो होता है राजतंत्र और दूसरा होता है लोकतंत्र। क्या होता है? एक है राजतंत्र और एक लोकतंत्र है, जैसे हमारा आज भारत है। ठीक है, राजतंत्र के बारे में हम पढ़ेंगे कि राजतंत्र एक शासन प्रणाली है जिसमें एक व्यक्ति पीढ़ी दर पीढ़ी राजा के रूप में क्या करता है? शासन करता है। जैसे मान लीजिए कि एक राजा आ गया, फिर उसका जो बेटा आ गया, फिर उसका बेटा आ गया, तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो है कार्य चलता रहता है। और जो राज्य की सभी शक्तियां हैं उसी में क्या हो जाती है? समाहित हो जाती है। इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी हो रहा है, तो किसी और को तो शक्तियां मिलेंगी ही नहीं। ठीक है, किसी और को तो शक्तियां मिली ही नहीं, उसी के ही वंशज जो है आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये क्या कहलाता है? राजतंत्र कहलाता है। लेकिन आज भी ये राजतंत्र आज वर्तमान में नहीं है, ये पहले था। ठीक है, ये पहले था, लेकिन आज राजतंत्र नहीं है। मगर संवैधानिक राजतंत्र कई देशों में है। अब ये तीन नाम आपको याद रखने हैं, इन देशों के नाम आपको याद रखना है। एक तो है यूके में, एक जापान में है और एक भूटान में है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। राजतंत्र नहीं है, लेकिन संवैधानिक रूप से राजतंत्र हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोकतंत्र की। लोकतंत्र क्या है? भारतीय शासन प्रणाली जो है हमारी वो लोकतांत्रिक है। मैंने आपको अभी भी बताया है, हमारी जो शासनीय प्रणाली है वो लोकतांत्रिक है। लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है, लोगों का शासन होता है, लोगों के द्वारा ही होता है और लोगों के लिए ही होगा। ठीक है, लोग ही जो है, जैसे हम हैं, हम ही सब कुछ है, हमारी वजह से ही हमारा भारत है। तो इसको हम क्या कहते हैं? लोकतांत्रिक कहते हैं। फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने इसकी जो एक परिभाषा दी है, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। इस चीज़ को जस्टिफाई जो मैंने आपको बोला है, इस लाइन को ये जस्टिफाई करता है कि अब्राहम लिंकन जो थे ना गाइस, ये अमेरिका के क्या बने थे? राष्ट्रपति बनने से पहले ये छोटे बड़े चुनाव होते थे वो हार जाते थे, लेकिन वो सीधा राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, आप समझ रहे हैं इस बात को कि अब्राहम लिंकन चुनाव होते रहते थे, उसमें आपने अब्राहम लिंकन का नाम भी सुना होगा। चुनाव होते थे तो वो उसमें हार जाते थे, लेकिन
जब सीधे के सीधे ही राष्ट्रपति बन गए, क्योंकि उनको लोगों ने चुना। ठीक है, इसमें कोई सिफारिश नहीं हुई किसी भी प्रकार की, नहीं, अपनी काबिलियत पे वो क्या बन गए, राष्ट्रपति बन गए। तो ये जो आपको मैंने बताया है ये इस चीज़ को जस्टिफाई करता है। ठीक है, एक आपको एक फैक्ट बताना है कि यूएनओ में, तो यूएनओ के अकॉर्डिंग जो हमारी कंट्री है वो है 193, ये आपको पता होने चाहिए। लेकिन विश्व में 195 देश जो है माने जाते हैं, तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। और ये वीडियो आप जो है मैक्सिमम जो है शेयर करेंगे, ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। मैं आपको पूरी की पूरी पॉलिटिक्स साइंस करवाऊंगी। वहाँ पर मैं आपको हिस्ट्री करवा रही हूँ ना, टेट एग्ज़ाम स्टडी पे, तो वहाँ मैं आपको हिस्ट्री करवा रही हूँ, यहाँ मैं पॉलिटिक्स साइंस करवाऊंगी। तो मेरे चैनल को भी आप पूरा सपोर्ट कीजिएगा। चलिए कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर देना कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, लोकतंत्र के प्रकार है दो, एक तो है अध्यक्षीय, एक है संसदीय। ठीक है, इसमें हेड ऑफ स्टेट होता है जिसे हम राज्य का मुखिया कहते हैं, इसमें भी हेड ऑफ स्टेट होता है। और इसमें हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, सरकार का मुखिया होता है, तो इसमें भी हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। लेकिन हम पहले अध्ययन को पढ़ लेते हैं। इन दोनों को मिलाकर जो हेड ऑफ स्टेट है और हेड ऑफ गवर्नमेंट है, इन दोनों को मिलाकर बनता है प्रेसिडेंटल डेमोक्रेसी। ठीक है, ये बनता है, एक ही व्यक्ति होगा इस दोनों में, हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट, इन दोनों को मिलाकर प्रेसिडेंटल डेमोक्रेसी बनते हैं। ये दोनों एक ही व्यक्ति होंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यूएसए है, जिस लोकतांत्रिक देश में सारी की सारी शक्तियाँ जो होती है राज्य के मुखिया के पास होती है और सरकार के मुखिया के पास होती है, यही अद्वितीय लोकतंत्र निभाएगा। यूएसए में ऐसा काम होता है कि जो जितनी भी शक्तियाँ हैं ना, या तो राज्य का मुखिया होगा या सरकार का मुखिया होगा, इन दोनों के पास ही होगी दोनों की दोनों शक्तियाँ, और ये दोनों को मिला के बन गया अद्वितीय लोकतंत्र। अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो ऐसा काम कहाँ पर होता है, यूएसए में होता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट संसदीय में, ये था अध्यक्षीय में। ठीक है, अध्यक्षीय को हम क्या कहते हैं, प्रेसिडेंटल डेमोक्रेसी। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। संसदीय को क्या कहते हैं हम, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ठीक है, इसमें भी हेड ऑफ स्टेट होता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। हेड ऑफ स्टेट में अपना राष्ट्रपति जी आ गए, और कुछ देशों में इस पद पर बैठे गए पदों को जो है राजा महारानी भी कहते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति भी हैं इसमें, और कुछ पदों पर बैठे हैं राजा और महारानी। राजा है जापान में है और महारानी है यूनाइटेड किंगडम में। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। आज भी जो है राजा आपको दिखने मिल जाएंगे, जापान में दिखने मिल जाएंगे। ठीक है, वो हेड ऑफ स्टेट की कैटेगरी में आ जाएंगे, और जो महारानी है यूनाइटेड किंगडम में है, वो भी हेड ऑफ स्टेट में आ जाएंगे, और अपने राष्ट्रपति तो हैं ही। हेड ऑफ गवर्नमेंट में कौन कौन आ जाएंगे, तो वहाँ पर आ जाएंगे हमारे प्रधानमंत्री जी। और किस किस जगह है, तो हमारे इंडिया में भी हैं, यूके में भी हैं, और ऑस्ट्रेलिया में भी हैं। हेड ऑफ गवर्नमेंट है ना, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, लोकतंत्र की प्रकृति, ये हमारा बिल्कुल लास्ट टॉपिक है आज का, और जो इसका पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। चलिए, और अब मैं वहाँ पर आपको जो है हिस्ट्री की जो जो मैं आपको करवाती जाऊँगी, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। लोकतंत्र की प्रकृति कैसी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचर ऑफ डेमोक्रेसी, इसकी एकात्मक प्रकृति होती है और संघीय प्रकृति होती है। दो प्रकार की प्रकृति होती है, एकात्मक प्रकृति और संघीय प्रकृति। नाम से ही आप जो है इस चीज़ को समझ जाएंगे। एकात्मक प्रकृति क्या होती है, इसमें क्या होता है, शक्तियों का केंद्रीयकरण होता है। ठीक है, शक्तियों का क्या होता है, केंद्रीय, मतलब केंद्र में रहती है, किसी एक व्यक्ति के अंतर्गत ही रहती है। राज्य की सारी शक्तियाँ ना इस केंद्र पर ही केंद्रित होती है। नाम से ही आप समझ गए होंगे, एकात्मक, एक एक पर। ठीक है, इसमें शक्तियों का विभाजन नहीं होता, सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास होता है सब कुछ। नाम से डिफाइन हो गया ना। जैसे कि एग्जाम्पल है यहाँ पर यूके में क्या है, एक ही गवर्नमेंट है और उनकी एक ही सत्ता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल जो है आप याद रखेंगे, ये एकात्मक जो है शक्ति के अंतर्गत ये आता है, प्रकृति के अंतर्गत आता है। अब बात करेंगे हम संघीय प्रकृति। संघीय प्रकृति में क्या होती है कि शक्ति और सत्ता का जो है विकेंद्रीकरण होता है, यानी कि जितनी भी प्रकार की शक्तियाँ आपको दी जाएंगी, तो वो क्या होती हैं, उनका उनका बंटवारा हो जाता है। ये किस किस के बीच में होता है, ये होता है केंद्र और राज्यों के बीच में, एक समान शक्तियों का विभाजन इसमें किया जाता है। ठीक है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार आपको पता होगा, तो उसमें क्या होता है, एक समान, बिल्कुल बराबर बराबर इसमें शक्तियों का विभाजन किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए यूएसए में ये एग्जाम्पल है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। हमारा भारत कैसा है, हमारा भारत है अर्ध संघीय प्रकृति का है। ठीक है, तो ये हुआ था जब ये
ये प्रकृति तब बनी थी जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था, अर्धसंघीय प्रकृति। केसी वेयर ने इसके बारे में बताया है। इनके द्वारा जो है अर्धसंघीय प्रकृति की इनको संज्ञा दी गई है। किसके द्वारा दी गई है? केसी वेयर के द्वारा इसको क्या दी गई है? अर्धसंघीय प्रकृति दी गई है। और ये प्रकृति तब बनी थी जब हमारा भारत का संविधान लागू हुआ था। इसमें क्या होता है? सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है और केंद्र और राज्य के बीच है ना जो शक्तियों का ना असमान विभाजन होता है। अब ध्यान से पढ़िए, हमारी जो प्रकृति में, अर्धसंघीय प्रकृति में जो शक्तियों का विभाजन हुआ है वो असमान होता है। लेकिन मैं आपको बात बता रही थी संघीय प्रकृति की, यहाँ पे भी एक समान शक्तियों का विभाजन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर है असमान और एक समान। ध्यान से पढ़िए, एक एक वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक समान मतलब कि बराबर बराबर आपको शक्तियाँ दी जा रही है, और असमान है कि असमान वितरण हो रहा है, आपको पता ही नहीं है कि किसको कितनी दी जा रही है। तो इस चीज़ की भी आपको जो है नॉलेज पूरी होनी चाहिए। और ये जो मैं बात कर रही हूँ अपने ही इंडिया की बात मैं आपको कर रही हूँ। तो 3 सूची आपको जब मैं क्वेश्चंस करवाती हूँ टेट एग्जाम स्टडी पर, एमसीक्यूज करवाती हूँ, तो उसमें बार बार ये आता ही है कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, बहुत बार ये आया है। तो संघ सूची में जो पहले थे 97 विषय थे, 97 विषय थे, और अब हैं 101 विषय हैं। ठीक है, तो ये आपको चीज़ याद रखनी है। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे और अब हैं 62 या 61 विषय हैं। समवर्ती सूची में जो 47 विषय थे, अब है 52 विषय हैं। देखिए, आप देख रहे हैं ना कि असमान शक्ति है, असमान बंटवारा हो रहा है, तो उसमें एक समान था। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और जो हमारी शिक्षा है वो किस में आती है, आप मुझे ज़रूर बताएंगे। अगर आप टेट एग्ज़ाम स्टडी पर मुझसे पढ़ रहे हैं तो आपको इसका तो आंसर पता ही होगा कि शिक्षा किस में आती है, बहुत बार मैं आपको बता चुकी हूँ। तो वीडियो कैसे लगा है? वीडियो को अब आप क्या करेंगे, मैक्सिमम लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब का जो रेड बटन है उसको आपने ज़रूर प्रेस करना है और ऑल पर आपने ज़रूर क्लिक करना है। तो ये था हमारी आज की क्लास 1 थी। इसमें मैंने आपको राजनीति के बारे में पढ़ाया, राजनीतिक विज्ञान के बारे में बताया, मैंने आपको लोकतंत्र के प्रकार बताए, तो ये प्रकृति बताई। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास भी जल्दी जल्दी अपलोड कर दी जाएगी और ये सब्जेक्ट भी जल्दी जल्दी आपका कंप्लीट किया जाएगा मेरे चैनल पर। और टेट एग्ज़ाम स्टडी पर मैं आपको जो है करवा रही हूँ हिस्ट्री, तो वहाँ भी हिस्ट्री में आपको जल्दी जल्दी कंप्लीट करवाने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी। फिर साथ साथ हम करेंगे, ज्योग्राफी भी करेंगे। तो ठीक है, तो वीडियो को मैक्सिमम आप ज़रूर ज़रूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका सपोर्ट ही बहुत ज़्यादा मेरे लिए हेल्पफुल रहेगा। और कमेंट सेक्शन में आपने फीडबैक पूरा पूरा देना है कि ये वीडियो आज की आपको कैसे लगी है। ठीक है, चलिए मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।